हेलो फ्रेंड, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत को देख रहे थे। कल हम लोगों ने खिलजी वंश स्टार्ट किया था और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पूरा डिटेल वीडियो देखा था। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में स्टार्ट करेंगे और संभवतः अलाउद्दीन खिलजी का 3 वीडियो आएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पूरे दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी विस्तारवादी शासक माने जाते हैं। इसलिए इनका जो आपका जो लेक्चर होगा वो 3 लेक्चरों में करीबन मिलेगा। बहुत बड़ा होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से मेंस में क्वेश्चन 100% आता ही है। यदि ऑप्शनल है हिस्ट्री तो 100% यहाँ से पक्का है, एक न एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं एक एक करके। अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर कर क्या किया था, गद्दी पर बैठा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में जब वो देवगिरी पर आक्रमण किया था, कल हमने बताया था पूरा डिटेल में। जिसने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। देवगिरी पर आक्रमण करने के बाद जब उसने बहुत सारा धन, देवगिरी के शासक उस समय हुआ करते थे रामचंद्र देव और जिनका पुत्र था शंकर देव, तो उन पर आक्रमण करने के बाद, उनके साथ संधि करने के बाद सारा का सारा धन जब वापस लेकर आया, कहाँ पर, कड़ा मानिकपुर, तो उसने जलालुद्दीन खिलजी के पास संदेश भेजा, ये कहकर संदेश भेजा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करिएगा और जितने भी धन मैंने लूट कर लाए हैं आप ले लीजिए। ये कहकर उसने अपने भाई को संदेश भेजकर उसके पास भिजवाया और उसके भाई का नाम था अल्मास बेग। अल्मास बेग। तो अल्मास बेग को यह कहकर संदेश भिजवाया और उसका संदेश पाकर जलालुद्दीन खिलजी उसके पास पहुंचता है मिलने के लिए। कहाँ? मानिकपुर में। और मानिकपुर में ही उसका कत्ल किया जाता है। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर उसके शासकों के द्वारा किया जाता है जलालुद्दीन खिलजी का वध। और वहीं से स्टार्ट होता है किसका शासनकाल? तो अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल स्टार्ट होता है वो 1296 से 1316 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल होता है। और ये एक महान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली योग्य शासक कहा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अपने चाचा जलालुद्दीन का वध करके सिंहासन पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी, एक विजेता शासक और शासन प्रबंधन की दृष्टि से मध्य युग के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का एक विशिष्ट और गौरवपूर्ण स्थान है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि गुलाम वंश के अच्छे से अच्छे शासक इल्तुतमिश बलबन ने जो नहीं कर सके वो कर दिखाया। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य का विस्तार किया बहुत ही अच्छे तरीके से, तो उसको डिटेल में देखेंगे। उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। इससे पहले मैं बता दें, यदि आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप बाद में ये पछताएंगे। यदि आप 40,000 45,000 की कोचिंग ज्वाइन करेंगे फिर आपको एहसास होगा कि स्वयं नोट्स बनाता यदि कहीं से पढ़ कर ही तो वो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ। तो चलते हैं प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र उसके कितने थे? तो पिता जो थे उसका नाम मसूद खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के जो पिता थे उनका नाम मसूद खिलजी था और उनके 4 पुत्र थे। कोई इतिहासकार कहते हैं कि उनके 2 ही पुत्र थे, लेकिन कई इतिहासकारों का कहना है कि उनके 4 पुत्र थे। तो देख लेते हैं क्या क्या नाम दिया गया है। तो सबसे पहले पुत्र का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जिसको गुरशप भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। अल्मास बेग। तो अल्मास बेग, इन दोनों का तो विस्तृत वर्णन मिलता है, अल्मास बेग और अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बाद है कुतुल्ग तिगिन और मोहम्मद अली, तो ये दोनों अलग अलग हुई हैं। तो मसूद खिलजी उसके पिता का नाम है, याद रखिएगा। जलालुद्दीन खिलजी उसके चचा जी थे, ये बात रखिएगा। और उस समय वो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था। किसके समय में? तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में। और जलालुद्दीन खिलजी के ही समय में कल बताया था 1192 में इसने विरसा पर आक्रमण करके बहुत सारा धन लूटा था और उसका एक हिस्सा जलालुद्दीन खिलजी के पास भेजा था और उसी को वो दोबारा ही उपयोग किया। और 1996 में देवगिरी पर आक्रमण करता है और जिस समय शासक थे रामचंद्र देव, तो उन पर आक्रमण करके उनसे संधि करके पूरा का पूरा धन लूट लेता है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने मानिकपुर में बुलाकर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है। रुकनुद्दीन इब्राहिम
को दिल्ली से भगाकर सिंहासन पर बैठता है। उसकी हत्या करने के बाद वो मणिपुर में था, तो यहाँ पर दिल्ली पे जो सिंहासन हासिल किया उसने, जिनका नाम था इब्राहिम। लेकिन इनको भगा कर क्या किया, इब्राहिम भी जलालुद्दीन खिलजी के ही वंशज का परिवार का था, तो उसको भगा करके दिल्ली का सिंहासन हासिल किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखते हैं उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या क्या हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी कठिनाइयाँ क्या क्या रहीं, उसने कैसे कठिनाइयों से अपनी निजात पाया, तो उसके बारे में देखते हैं। तो प्रारंभ में क्योंकि उसने क्या किया था, जलालुद्दीन की हत्या की थी धोखे से, तो जो प्रजा थी या दिल्ली के जो सरदार हुआ करते थे और जो होते थे तो उससे घृणा करते थे। तो घृणा मतलब एक होता है ईर्ष्या, एक होता है द्वेष, एक होता है घृणा। तो तीनों को आपको अंतर बताना है। एथिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रेम है, करुणा है, दया है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो प्रजा उससे घृणा करती थी क्योंकि उसने अपने चाचा की हत्या की थी धोखे से। ये एक उसकी कठिनाइयाँ थी। तो इसको उसने क्या किया, दूर करने के लिए, क्योंकि उसके पास ये कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि उसके पास इतना धन था कि वो धन जो है वो तुगलक वंश तक चला। तो उसके पास इतना धन था और उसी धन को उसने क्या किया, प्रजा में बांटा और इतने ही खुशी में क्या हुए वो लोग कुछ ही समय के बाद जलालुद्दीन की हत्या को भूल गए। तो इसने ये रणनीति अपनाई। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो जलालुद्दीन का पुत्र, तो जलालुद्दीन का पुत्र क्या नाम था, अरकली खां। तो अरकली खां जलालुद्दीन का पुत्र था, बहुत ही साहसी व्यक्ति था ये भी। तो जलालुद्दीन का पुत्र अरकली खां पंजाब सुल्तान और सिंध का स्वतंत्र स्वामी हुआ करता था उस समय, जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद ये यहाँ पर चला गया और यहाँ पर ये अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। और इसी का खतरा बना रहता था किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भगा दिया था इब्राहिम को। इब्राहिम भी जाकर मिला किससे, तो अरकली खां से, और उसके परिवार के सभी सदस्य और जित उसके सरदार हुआ करते थे जो उसके पक्ष में थे, सभी लोग इकट्ठा हुए उसके पक्ष में। फिर इनको दबाने के लिए युद्ध करता है, आक्रमण करता है, और अलाउद्दीन खिलजी सफल होता है और इनका वध करा देता है, इनको अंधा कराता है, फिर इनको धीरे धीरे करके एक एक करके मार डालता है। तीसरा पॉइंट क्या है, संपूर्ण दोआब और अवध के, तो संपूर्ण दोआब और अवध में अलाउद्दीन की स्थिति दुर्बल थी। तो संपूर्ण दोआब में और अवध में अलाउद्दीन की स्थिति दुर्बल थी, तो उसको भी इसने मजबूत किया। उत्तर पश्चिमी भाग में, तो उत्तर पश्चिमी भाग में क्या हुआ, खोखर जाति और मंगोलों, तो जो नवीन मंगोल थे, याद रखिएगा नवीन मंगोल, जिनका धार्मिक परिवर्तन किया गया था, धार्मिक परिवर्तन करके मुस्लिम बनाया गया था मंगोलों को, तो वो थे आपके नवीन मंगोल। तो या तो कह लीजिए नवीन मुसलमान, तो उनसे खतरा बना रहता था, उसको भी इसने सफलता से जीता। फिर आगे देखते हैं उसका जो कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयाँ उसकी बहुत ज़्यादा थी, तो आप लोगों को हर एक पॉइंट लिखना है, क्योंकि आपको 125 से 200 शब्दों में लिखना रहता है। 125 से 200 शब्दों में लिखना रहता है, तो इतने शब्दों में आप लोगों को बहुत ही कम, बहुत ही छोटे नोट्स बनाने हैं, आपको ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है। बंगाल, अगला पॉइंट है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे दूरस्थ प्रदेशों में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव नगण्य था। तो बंगाल में इससे पहले भी बता रखे थे किस किस शासन हुआ करता था, तो ये उस समय भी स्वतंत्र हो चुका था। यहाँ पर दिल्ली का प्रभाव बहुत ही नगण्य था, तो इसको भी अपने राज्य में शामिल किया, विस्तार की नीति अपनाई। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान के, तो राजस्थान के जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो चुके थे, और राजस्थान को ही जीतने के लिए जलालुद्दीन खिलजी हमीर देव के शासनकाल में, तो हमीर देव उस समय राजा हुआ करते थे कहाँ के, तो रणथंभौर के, और वर्तमान में भी थे अलाउद्दीन खिलजी के भी समय में, तो देखेंगे। तो राजस्थान के राज्य स्वतंत्र थे, चित्तौड़ तथा रणथंभौर जैसे राज्य दिल्ली सल्तनत की चुनौती दे रहे थे। तो रणथंभौर पर उसने आक्रमण भी किया था जलालुद्दीन ने, लेकिन वो उसकी सुदृढ़ व्यवस्था को देखकर भागकर वापस आ गया था। और क्या क्या कहा था, उसने कहा था कि एक मुस्लिम के एक बाल की कीमत मैं 10 किलो को समझता हूँ, तो उसने ऐसा ही कुछ कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुंदेलखंड और मालवा में सभी राजपूत की शक्ति दृढ़ हो चुकी थी। तो उस समय भी बुंदेलखंड और मालवा के जो शासक राजपूत शासक हुआ करते थे, तो उनकी भी शक्तियाँ दृढ़ हो चुकी थी। दक्षिण भारत राज्य भी दृढ़ हो चुका था उस समय, लेकिन इसको पहली बार ही लूटा था दक्षिण भारत को। नेक्स्ट पॉइंट है कि शासन को व्यवस्थित करना तथा सल्तनत के प्रति सम्मान और भय उत्पन्न करना भी अलाउद्दीन खिलजी के एक आवश्यक कठिनाई था, आवश्यक संघर्ष था उसके जीवन में। एक और कठिनाई थी ये भी कि लोगों के अंदर अपना भय कैसे स्थापित करे, जैसे राजत्व के सिद्धांत के जरिए बलबन ने स्थापित किया था, सेम इसने भी
यही फंडा अपनाया, लेकिन इसने कभी भी वर्णन नहीं इसके में मिलेगा कि इसने राजत्व सिद्धांत अपनाया था। तो देखते हैं इसके राजत्व सिद्धांत के बारे में। तो राजत्व सिद्धांत के बारे में इसने क्या क्या कहा, तो बलबन के जैसा ही राजत्व सिद्धांत था, लेकिन इसने कभी भी खलीफा के पद को स्वीकृत नहीं दिया, खलीफा से अपने पद को स्वीकृत नहीं किया। तो ये बात याद रखिएगा, जैसे बलबन ने किया था। बलबन ने क्या कहा था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधित्व हूँ, पैगंबर के बाद मेरा दूसरा स्थान आता है, मैं जिल्ले इलाही हूँ, ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ। तो ये सब उसने कहकर क्या किया था, अपने आप को बहुत ही उच्च घोषित किया था सुल्तान। लेकिन बलबन ने ऐसा नहीं किया था। बलबन अपनी शक्ति के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर ही काम किया था। उसी बारे में देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन एक शक्तिशाली मुस्लिम सुल्तान था, परंतु उसने शासन में इस्लाम के सिद्धांत का पालन नहीं किया। उसने शासन में इस्लाम के सिद्धांत का पालन नहीं किया, जैसे गुलाम वंश के लोगों ने किया था, गुलाम वंश के शासकों ने किया था। उसने खलीफा से अपनी सुल्तान के पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। खलीफा से सबसे पहले किसने लिया था, तो इल्तुतमिश ने लिया था, याद रखिएगा। उसने खलीफा से अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी और कभी प्रयत्न भी नहीं किया। आवश्यकता भी नहीं समझी और क्या किया, कभी भी प्रयत्न भी नहीं किया। साथ में देखते हैं तो उलेमा वर्ग से भी कोई सलाह नहीं लिया। तो ये जो उलेमा वर्ग हुआ करते थे, इनसे भी कोई सलाह नहीं किया। और डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इसने धर्म पर क्या किया, राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ में इसने क्या किया, आगे देखते हैं। ये निरंकुशता के आधार पर अपने राज्य को आगे बढ़ाया, अपने दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाया। निरंकुश राजा ही सर्वशक्तिमान है, इसके आगे सभी नगण्य के बराबर हैं। तो इसने क्या किया, निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखा। कोई भी व्यक्ति राजा के सामने, मतलब सुल्तान के सामने कह लीजिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो सेनापति हो, उसके सलाह देने के लिए सहायक नहीं होते थे। तो किसी को सलाह नहीं लेता था, किसी के भी सलाह नहीं लेता था। एक को छोड़कर, जो कोतवाल थे दिल्ली के, जिनका नाम था अल उल मुल्क। तो इससे पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे फखरुद्दीन मोहम्मद जी। तो फखरुद्दीन के बाद आपके जो कोतवाल बने, उनका नाम था अला उल मुल्क। तो इन्हीं को छोड़कर इनसे सलाह लिया करता था कभी कभी, किसी से और सलाह लेने की इसकी ज़रूरत नहीं थी। अलाउद्दीन एक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। आगे देखते हैं डॉक्टर K.S. लाल। तो डॉक्टर K.S. लाल ने इसकी तुलना लुई XIV से की है। तो डॉक्टर K.S. लाल ने कहा है कि इसकी जो शासन व्यवस्था थी वो फ्रांस के लुई XIV की भांति थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं इसका कारण क्या हुआ कि शासन का एक केंद्रीकरण किया, क्योंकि निरंकुश था तो केंद्रीकरण करेगा ही। तो शासन का केंद्रीकरण किया और निरंकुशता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी इसके समय में। अब देखते हैं इसके समय में विद्रोह क्या क्या हुए। तो इसके समय में याद रखिएगा, इससे पहले आपको यदि ये पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के राजत्व सिद्धांत का वर्णन कीजिए या विवेचना कीजिए और उसके बारे में बताइए, तो दिल्ली सल्तनत का यदि नाम आया, याद रखना आपको, दिल्ली सल्तनत का नाम आया तो राजत्व सिद्धांत सभी के लिखने हैं। जिनके जिनके राजत्व सिद्धांत हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद आपके अलाउद्दीन खिलजी और बलबन, तो जितने के भी राजत्व सिद्धांत सबको थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। यदि बलबन का राजत्व सिद्धांत पूछा जाए तब आपको सिर्फ बलबन का लिखना है। यदि दिल्ली सल्तनत का पूछा जाए तो सभी को आपको वर्णन करना है। आगे देखते हैं उसके समय के विद्रोह कौन कौन से हुए, कैसे उसने निपटा विद्रोह से। हालांकि उसके समय जितने भी विद्रोह हुए सभी में उसने सफलता प्राप्त की। एक एक करके देखते हैं। तो 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया किसने, नुसरत खान ने। उसके सेनापति बहुत ही काबिल हुआ करते थे। नुसरत खां हुआ, मलिक काफूर हुआ, ये सभी थे आपके। तो नुसरत खान ने क्या किया, गुजरात पर आक्रमण किया और वहाँ से बहुत सारा धन लूटा। बहुत सारा धन लूटने के बाद वो जब धन का वितरण करने लगा नवीन मुसलमानों के साथ, जो कि मंगोल हुआ करते थे, जो इस्लाम धर्म में चेंज हो चुके थे, परिवर्तित हो चुके थे, तो उनसे धन वितरण किया, लेकिन वो असंतुष्ट हो गए। कौन, नवीन मुसलमान। तो नवीन मुसलमान असंतुष्ट हो गए और अलाउद्दीन खिलजी के भतीजे, साथ में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां के भाई का वध कर दिया इन्होंने। किसने, नवीन मुसलमानों ने वध कर दिया, नवीन मुसलमानों ने। और अंततः जाकर नुसरत खां ने इन विद्रोहों को दबा दिया और इन सभी का क्या किया, मारा इन सभी को।
इन सभी को भगा दिया। ये बात याद रखिएगा। पहला विद्रोह इनके काल में हुआ। सेकेंड विद्रोह भाई महमूद के पुत्र, तो अलाउद्दीन खिलजी के ही भाई महमूद के पुत्र और प्लस अकत खां ने किया। तो अकत खां और महमूद के पुत्र ने मिलकर विद्रोह किया अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान के समय। तो अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान जब कर रहा था अलाउद्दीन रणथंभौर का अभियान, तब मार्ग में ही शिकार के लिए रुक गया था। कहा जाता है कि रणथंभौर अभियान के जाते समय वो मार्ग में ही क्या, रास्ते में ही क्या किया, शिकार के लिए रुक गया और वह अपने कुछ सैनिकों के साथ ही था, ज़्यादा सैनिक नहीं थे उसके पास उस समय। तब अकत खां ने क्या किया, अचानक अपने मंगोल सैनिकों के साथ उस पर आक्रमण कर देता है। लेकिन क्या हुआ, आक्रमण करने के बाद जो अलाउद्दीन के सैनिक थे, आक्रमण तो कर दिया और जो हुआ अलाउद्दीन जो था वो मूर्छित हो गया। तो आक्रमण करने के बाद अलाउद्दीन के जितने भी सैनिक थे उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन मान लीजिए ये अलाउद्दीन है, तो अलाउद्दीन को क्या किया, चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घेर लिया और ये कहा किससे, अकत खां से, कि अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई है, अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई, ऐसा कह दिया। तो वो क्या हुआ, वो तुरंत वहाँ से चला गया और अपने आप को सुल्तान घोषित किया। अब आगे देखते हैं, सुल्तान घोषित करके जब वो वहाँ पर जाने लगा दिल्ली में, उसके कुछ ही समय बाद, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो मूर्छित हो चुका था उसको होश आया, तो उसने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी जिंदा है, वो फिर भागा। इसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको परास्त किया, उसको मारा। आगे देखते हैं तीसरा उसके समय विद्रोह क्या हुआ, तो अलाउद्दीन की बहन के पुत्रों ने विद्रोह किया। अब अलाउद्दीन खिलजी के बहन के पुत्रों ने विद्रोह किया, जिनका नाम क्या है, मलिक उमर जो कि बदायूं के सूबेदार थे, और मंगू खां जो कि अवध का सूबेदार था। इन दोनों ने विद्रोह किया। इन दोनों के विद्रोह को भी दबाया अलाउद्दीन खिलजी ने। चौथा विद्रोह हुआ दिल्ली में हाजी मौला ने। तो दिल्ली में हाजी मौला ने विद्रोह किया, क्योंकि हाजी मौला जो था वो कोतवाल फखरुद्दीन का सेवक रहा करता था, जब फखरुद्दीन उस समय क्या थे, कोतवाल थे दिल्ली के। तो उन्होंने विद्रोह किया और दिल्ली के लाल महल पर अधिकार किया। विद्रोह कर दिल्ली के लाल महल पर विद्रोह करके दिल्ली के लाल महल पर अधिकार किया और सहिंसा शाह को सुल्तान बनाया। सहिंसा शाह कौन था, इल्तुतमिश के पुत्री का वंशज था सहिंसा शाह। तो सहिंसा शाह को उसने सुल्तान बना दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को जब ये पता चला, तो अलाउद्दीन खिलजी के ही सरदार हमीदुद्दीन ने इसका वध किया, इसको दबा दिया। तो इस तरह से इसने अपने सारे विद्रोह को सफलतापूर्वक हासिल किया, सफलतापूर्वक उसका क्या किया, दमन किया। तो ये थे उनके विद्रोह। अब लेकिन अलाउद्दीन ने सोचा क्या, अलाउद्दीन ने यह सोचा कि ये विद्रोह इतनी जल्दी जल्दी हो क्यों रहे हैं, आखिरकार कारण क्या है कि अलाउद्दीन के समय इतने ज़्यादा विद्रोह इतनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो अलाउद्दीन ने अपने सरदारों से, अपने जितने भी उच्च पदाधिकारी थे, उनसे ये पता करने के लिए कहा ये जो युद्ध हो रहे हैं इसका कारण क्या है कि इतनी जल्दी युद्ध हो रहे हैं। तो इन कारणों का पता लगाया गया। तो उसमें से 4 कारण पता लगकर आए। तो 4 कारण विद्रोह के मेन पता लगे, वो क्या थे उनके बारे में देखते हैं। तो पहला कारण था कि सुल्तान प्रजा प्लस राज्य अधिकारी जो हुआ करते थे उनके अच्छे बुरे कार्यों से अनभिज्ञ था। तो सुल्तान को ये भी नहीं पता था कि जो प्रजा है और उसके जो अधिकारी हैं वो कौन से कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, बुरे कार्य कर रहे हैं, उससे वो उनको जानकारी नहीं थी सुल्तान को। ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण क्या हुआ, शराब पीना। जो अलग हुआ करते थे, अलग अलग जो व्यक्ति हुआ करते थे, जो षड्यंत्र रचा करते थे, वो क्या होते थे, आपस में शराब पीते थे। फिर जब शराब पीने के बाद लोगों के पास होश नहीं रहता है, जिनके पास होश भी रहता है तो वो अपना सच्ची बातें करते हैं। तो शराब पीने के बाद एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे के निकट आने के बाद फिर षड्यंत्र रचते थे। तो षड्यंत्र रचकर ही विद्रोह करते थे। तो ये कारण यह था। तीसरा कारण क्या था, सरदारों के पारस्परिक सामाजिक और वैवाहिक संबंध। तो सरदारों के जो थे वो पारस्परिक सामाजिक और वैवाहिक संबंध है, जिसके कारण वो एक दूसरे के निकट आते थे। अब शादी ब्याह होगा, सामाजिक कुछ चीज़ें होंगी, तो एक दूसरे के निकट आएंगे और उन्हीं के क्या करते थे, फिर संगठित होकर आपस में क्या करते थे, एक षड्यंत्र रचा करते थे। इसका भी एक कारण था। चौथा कारण था उनके पास संचित, तो उनके पास संपत्ति का संचय था। तो संपत्ति का संचय था। अब इन्हीं सब को खत्म करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किया, जैसे हमारे राष्ट्रपति जी जारी करते हैं आर्टिकल 133 के साथ। आर्टिकल कितना है, 123 के तहत स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए। और वो 4 अध्यादेश क्या हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विद्रोहों को कैसे दमन किया और उसके विद्रोह के कारण क्या थे और उसके संबंध में उसने कौन कौन से अध्यादेश जारी किए थे। तो देखते हैं एक एक करके। तो जितना पॉइंट हमने बताया 4 पॉइंट, तो 4 ही अध्यादेश जारी किया, क्योंकि 4 ही पॉइंट थे।
उसके कारण के, उन्हीं कारणों को आपको याद रखना है और उन्हीं कारणों को बस प्रतिबंधित करना है, उन्हीं कारणों का जस्ट अपोजिट लिखना है। आपको 100% याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो उनके पास ज़्यादा धन कैसे था? अब आपको सोचना है उनके पास धन का संचय कैसे हुआ होगा। तो दान में दी गई भूमि, उपहार, पेंशन, इन सभी की वजह से क्या हुआ, उनके पास धन का संचय हुआ। इन सभी धन को खत्म करने के लिए उसने क्या किया, इन सभी को वापस ले लिया। साथ में जो उच्च पदाधिकारी थे, जो सरकारी अधिकारी हुआ करते थे, उन पर क्या किया, अधिक से अधिक कर लगा दिया, ताकि उनके पास इतना धन ही नहीं रहे कि वो षड्यंत्र रच सकें, अपने धन ही में खोजने में, अपने जीवन को यापन करने में ही पूरा का पूरा दिमाग लगा दे। तो ये अध्यादेश जारी किया। सेकंड अध्यादेश जारी किया, गुप्तचर विभाग का गठन कर दिया उसने। गुप्तचरों से पता करने लगा कि कौन कौन कहाँ पर षड्यंत्र रच रहा है, क्या क्या कर रहा है। तो उसने क्या किया, गुप्तचर का गठन किया। वरीद गुप्तचर अफसर हुआ करता था और मुनहिस गुप्तचर थे। तो ये बात रखिएगा। शराब, मादक पदार्थ, जुआ, इन सभी को बंद करवा दिया। ये चौथा अध्यादेश जारी किया। तीसरा था। चौथा अध्यादेश किया कि विवाह संबंध पर प्रतिबंध लगा दिया। विवाह संबंध पर जो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं, परस्पर वार्तालाप करते हैं, गठबंधन करते हैं, तो इन सभी को उसने प्रतिबंध लगा दिया और ये बोल दिया कि जब तक मैं आदेश न दूं या मेरा आदेश ना हो तब तक कोई शादी विवाह नहीं कर सकता। तो ये 4 अध्यादेश थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, हिंदुओं के प्रति उसका व्यवहार क्या था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी का हिंदुओं के प्रति व्यवहार क्या था, वर्णन कीजिए। तो हिंदुओं के प्रति व्यवहार क्या था उसके बारे में देखते हैं। अलग अलग इतिहासकार इसमें अलग अलग मत देते हैं, इनमें बहुत ही मतभेद है, तो देख लेते हैं कि करके। तो हिंदू अलाउद्दीन की कर व्यवस्था, क्योंकि अलाउद्दीन के समय कर व्यवस्था कितना था, 50% कर व्यवस्था लगा दिया था अलाउद्दीन खिलजी, साथ में एमबीटी ने भी ऐसा ही किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो कर व्यवस्था और मुख्यतः लगान व्यवस्था है उससे प्रभावित हुए थे हिंदू शासक, ये कहा जाता है। उसने हिंदुओं को निर्धन बनाने का प्रयास किया था। हिंदुओं का कहा जाता है अलग अलग इतिहासकारों के साथ कि वो हिंदुओं को निर्धन बनाने का भरसक प्रयास कर रहा था, भरसक प्रयास किया। स्त्रियों को अपमानित करता था, हिंदू मंदिरों को तोड़ता था और नष्ट करता था, उनका अपमान करता था, देवी देवताओं का अपमान करता था, ये कहा गया। लेकिन डॉक्टर KS लाल के अनुसार उसकी नीति का आधार धार्मिक नहीं था। ये कहते हैं कि उसकी जो नीति का आधार है वो धार्मिक नहीं था, वह बस उतना ही करता था ताकि लोग क्या हों, जैसे उसने अध्यादेश जारी किया था ताकि लोग विद्रोह ना कर सकें, सेम हिंदू पर भी वही अप्लाई करता था कि मैं उतना ही धन लूटूंगा या उतना ही उनको परेशान करूंगा ताकि वो अपनी जीवन यापन में ही उलझे रहे, विद्रोह करने के विचार भी ना करें। तो ये इनका कहना था। साथ में डॉक्टर राय का क्या कहना है कि जो हिंदुओं के प्रति उसका व्यवहार था वो राजनीतिक धार्मिक दोनों था, और इन्हीं का ये कहना सबसे सत्य साबित होता है और सबसे उचित माना जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी लेक्चर में अलाउद्दीन खिलजी के ही बारे में। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।